हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। तो अभी तक हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में इनपुट और आउटपुट डिवाइस को हमने कंप्लीट किया था। आज इस कंप्यूटर के सीरीज में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं आपको कुछ ना कुछ पढ़ाऊंगा और बेसिक तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि कंप्यूटर बेसिक्स में क्या क्या आपको चल रहे हैं। और प्रीवियस के सारे क्लासेस आपको मिल गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उसे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम हुआ शिवम कुमार और आप देख रहे हैं टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर दोनों मिलेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर एक अलग चैप्टर एक अलग वीडियोस में मैं कंप्लीट करूंगा और हार्डवेयर को 2 से 3 वीडियोस में 2 वीडियोस में कम से कम कंप्लीट ये करूंगा। ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर जो एक बड़ा चैप्टर है, ऐसे तो 3-4 वीडियोस में कंप्लीट होता, लेकिन कुछ हार्डवेयर को बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है, इसलिए हार्डवेयर जो है थोड़ा सा पहले के मुताबिक ये छोटा चैप्टर्स होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है हार्डवेयर। देखो, सबसे पहले हार्डवेयर होता क्या है। अगर पढ़ा जाए इसको, कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच बाय द यूजर। यानी कि हार्डवेयर एक ऐसा चीज है, एक ऐसा थिंग्स है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं और छू सकते हैं। कंप्यूटर का हर एक डिवाइस जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको हम छू सकते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। अब आप बोलेंगे कि हार्डवेयर में जैसे क्या क्या टच कर सकते हैं, तो सीपीयू के क्या हम टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। कीबोर्ड को हम देख सकते हैं और टच भी करते हैं। मदरबोर्ड्स को देख भी सकते हैं, जब सीपीयू से उसको मदरबोर्ड्स को जब निकाला जाता है तो उसे हम देख भी सकते हैं, उसे टच भी कर सकते हैं और प्रिंटर को भी टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। यानी कि हर एक ऐसा चीज कंप्यूटर डिवाइस का जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको हम देख सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, अब हार्डवेयर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो जितने भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, हार्डवेयर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो सारी चीज की जानकारी मैं अभी 2 मिनट के अंदर आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा, जिसके बाद यहां से आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हार्डवेयर के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो सारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। जितने भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। जितने भी मेमोरी यूनिट और जितने भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं ये सारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने यहां पर आपको इनपुट डिवाइस के बारे में पहले पढ़ा चुका हूं, पूरी डिटेल के साथ पढ़ा चुका हूं। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर्स को डेटा प्रोवाइड करते हैं और जिसके हेल्प से कंप्यूटर मुझे रिजल्ट देता है, जस्ट लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, तो वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। इसके पिछले वीडियोस में मैंने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को कंप्लीट करवाया था, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं मेमोरी यूनिट। तो आपको समझ में आ गया, अगर जो भी कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर लगा हो और आप उसे निकाल कर टच भी कर सकते हैं तो वही हार्डवेयर ही कहलाएगा। जस्ट लाइक मदरबोर्ड का एग्जांपल दिया, जैसे रैम क्या है, रैम भी एक क्या है, हार्डवेयर है। रोम क्या है, रोम भी एक हार्डवेयर है। ये सारे चीज की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो आप वीडियोस में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक नया टॉपिक है। सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी चाहिए क्योंकि ये क्या है, एक हार्डवेयर है। जैसा कि आपको बताया कि इनपुट डिवाइस से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर डेटा डालते हैं। मान लीजिए कीबोर्ड से हमने कोई डेटा डाला कि 2 + 2 कितना होता है। ये डेटा चला गया किसके पास, ये चला गया सीपीयू के पास। और सीपीयू के पास 3 चीज होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसको ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है। यानी कि कौन से डेटा, किस टाइप का डेटा है, कौन से डेटा को कहां पर भेजना है, कौन से डेटा को कहां भेजकर कैसे उसको रिजल्ट देना है, ये सारा चीज का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। और सीपीयू के अंतर्गत एक होता है कंट्रोल यूनिट, उसी के द्वारा ये सारा प्रोसेस के काम को किया जाता है। उसके बाद होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंतर्गत अगर कोई भी ऐसा चीज हो जो अर्थमेटिकल प्रोसेस हो, यानी अर्थमेटिकल और लॉजिकल कोई काम चल रहा हो, अर्थमेटिकल और लॉजिकल प्रोसेस का कोई काम कर रहा हो, जैसे 2 + 2 कितना होता है, इनमें से कौन सा ग्रेटर है,
कौन सा स्मॉलर है, ये सारे चीज की जो जानकारी जो देती है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंतर्गत ही होता है। तो दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा, कंट्रोल यूनिट क्या होता है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। कोई भी डेटा को ये सॉल्व करता है, कैलकुलेशन का कोई काम रहेगा तो कौन करेगा, एएलयू करेगा। कौन सा डेटा ग्रेटर है, कौन सा डेटा बड़ा है या छोटा है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट डिसाइड करेगा। लेकिन ये डेटा जो है किस टाइप का डेटा है, अरिथमेटिकल डेटा है, ये कौन डिसाइड करके किसके पास भेजता है, तो ये कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही यह भेजा जाता है। इसलिए कंट्रोल यूनिट को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। उसके बाद मेमोरी यूनिट होता है। मान लीजिए आपके पास कोई डिवाइस हो गया, ठीक है, कोई सिस्टम हो गया, उसको आप मेमोरी यूनिट के अंतर्गत कोई सेव करना चाहते हैं, तो वो क्या होता है, वो मेमोरी के तहत आपको सेव हो जाता है, ताकि आगे चलकर अगर कोई डेटा आपको चाहिए तो वो डेटा खो ना सके, वो सीपीयू के अंतर्गत सेव हो जाता है। वो किसके थ्रू होता है, तो मेमोरी यूनिट की तरह होता है। तो सीपीयू के 3 पार्ट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट सारी चीजों को कंट्रोल करता है, अरिथमेटिक यूनिट अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को करता है, और मेमोरी यूनिट जो होता है वो सारी चीज को स्टोर करने की काम करती है। और जब कंप्यूटर में ये सारे सीपीयू में सारी चीजें प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, सारा चीज अगर यहां पर जो कुछ भी है ये प्रोसेस हो जाएगा, तो प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, ये बाहर निकलकर हमें ये रिजल्ट देगा, किसके हेल्प से, आउटपुट डिवाइस के हेल्प से, जिसमें मॉनिटर्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, प्लॉटर होते हैं, बहुत तरह के एग्जांपल होते हैं। मैं सारी चीज के बारे में आपको पहले से जानकारी दे दिया हूं, कोई तरह का दिक्कत नहीं आ रहा होगा। बता दूं कि ये जो क्लास चल रही है COQP 11 के लिए चल रही है, ठीक है, COQP 11 के लिए चल रही है। COQP 11 का पेपर कोड है जो कि CVT PG के अंतर्गत आता है, CVT PG के अंतर्गत आता है। ये बेसिकली इसमें लॉ एंट्रेंस टेस्ट यानी LLB 3 ईयर के प्रोग्राम्स इसमें इंक्लूडेड है, MSW के प्रोग्राम इसमें इंक्लूडेड है, इसमें LLB हो गया, MSW के प्रोग्राम इंक्लूडेड है, BPED, ठीक है, BPED के प्रोग्राम इंक्लूडेड है, और भी बहुत सारे मेजर प्रोग्राम इंक्लूडेड है, माइनर प्रोग्राम इंक्लूडेड है, लेकिन मेजर में LLB 3 ईयर, MSW और BPED इंक्लूडेड है। तो आप इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यू बेसिस पर देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अब थोड़ा सा, अब तो मैंने अपने तरह से समझा दिया, थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज है, क्या बोलता है उसको पढ़ लिया जाए। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स को बोला जाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेगा कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बताना है सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर that processes all the instructions given to the computer, ठीक है। It solves all calculations and display the result on monitor। ये सारे हमारे कैलकुलेशन को सॉल्व करता है और रिजल्ट किसके थ्रू हेल्प से देता है, मॉनिटर की हेल्प से देता है। इट ऑल्सो स्टोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक मेमोरी यूनिट के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया कि बहुत सारे लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और सीपीयू को आप माइक्रो प्रोसेसर के तौर पे भी इसको जान सकते हैं, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आप सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी बोल सकते हैं, पॉपुलरली नाम इसका बन गया है। अब बात करते हैं सीपीयू के 3 मेन पार्ट्स कौन कौन होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि 3 पार्ट्स, एक मेमोरी यूनिट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के बारे में बात करें तो कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन, जैसा कि पहले बता चुका हूं। इट कंट्रोल्स मैनेज द वर्किंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर के पार्ट्स को क्या करता है, ये मैनेज करता है। उसके बाद एएलयू के बारे में पढ़ते हैं। दिस यूनिट परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन। जितने भी अरिथमेटिकल और लॉजिकल जितने भी कैलकुलेशन और ऑपरेशंस होते हैं, ये सारे जो वर्क किसके हेल्प से किया जाता है, एएलयू की हेल्प से किया जाता है। आपको एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट यहां पर है कि एएलयू का फुल फॉर्म आपको पूछेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेमोरी यूनिट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, सिर्फ मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी यूनिट के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। यानी कि अभी तक हम लोगों ने इनपुट डिवाइस के हम लोगों ने हार्डवेयर में क्या क्या पढ़ लिया है। एक तो इनपुट डिवाइस पढ़ लिया, एक आउटपुट डिवाइस पढ़ लिया, और आज मेमोरी यूनिट को खत्म करेंगे। और एक नेक्स्ट वीडियो में स्टोरेज डिवाइस को भी हम लोग खत्म करेंगे। स्टोरेज डिवाइस जो है आपके सिलेबस का, COQP 11 के सिलेबस का एक स्पेशल चैप्टर के तौर पर इसे दिया गया है, तो इसको अलग से एक वीडियोस में हम कवर करेंगे। यानी जो नेक्स्ट वीडियोस जो आएगी वो स्टोरेज डिवाइस के ऊपर ही आने वाली है। तो चलिए, मेमोरी
मेमोरी यूनिट के बारे में बात करते हैं। देखो मेमोरी यूनिट जो होता है, मेमोरी होता है, वो जनरली दो पार्ट में इसको क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। अब आज हम लोग बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में हम बातचीत करने वाले हैं। तो प्राइमरी मेमोरी होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विथ सीपीयू इज कॉल्ड मेन मेमोरी। इसको मेन मेमोरी इसलिए कहा गया क्योंकि डायरेक्टली ये सीपीयू के साथ ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, ठीक है। ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई। Primary memory allows the computer to store data for immediate manipulations and to keep track what is currently being processed. It has limited storage capacity. Main memory is a volatile in nature. It means that when the power is turned off, the contents of this memory are lost forever. सबसे पहले चीज को समझिए कि आखिर ये प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होता है जो कि एक वोलाटाइल इन नेचर होता है। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन आप ये पूछेंगे हमसे कि सर ये वोलाटाइल इन नेचर क्या होता है, वोलाटाइल इन नेचर क्या होता है, इसके मतलब क्या होते हैं? तो वोलाटाइल इन नेचर का मतलब ये होता है कि जब तक आपके पास लाइट है तब तक के आपके डेटा को सेव करके रखा है। जैसे ही लाइट चला गया तो डेटा आपका क्लियर हो गया, खत्म हो गया, आप उस डेटा को रिकवर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं, अचानक से मोबाइल ऑफ हो जाती है तो सारा गेम जहां तक आप खेले होते हैं वो सारा गेम खत्म हो जाता है। फिर से गेम को स्टार्ट करेंगे तो नए तरीके से, नए सिरे से, नए टूर्नामेंट की तरह वो गेम स्टार्ट होगा। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है ये वोलेटाइल इन नेचर होता है, यानी कि जब इसका लाइट और पावर टर्न ऑफ हुआ तो इसके पूरे कंटेंट यानी पूरा इसका मेमोरी क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉस्ट होगा। और ये जो प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो इमीडिएट मैनिपुलेशन की तरह काम करता है, यानी कि जो भी काम होगा, इमीडिएट जो भी काम किया जाएगा वो प्राइमरी मेमोरी की हेल्प से ही किया जाएगा। यानी कि अभी के अभी हम क्या किए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी खोल दिए, पावर पॉइंट भी खोल दिए, एक्सेल्स भी खोल दिए, ये सारे चीज जो है हम क्या कर रहे हैं, तुरंत के तुरंत काम कर रहे हैं। और ये सारी चीज किस पे डिपेंडेंट है, तो ये प्राइमरी मेमोरी पर डिपेंडेंट है। इसको इसलिए वोलेटाइल इन नेचर बोला जाता है। और प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो सीपीयू से डायरेक्ट कंट्रोल होती है, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेट्स करती है, यानी ये जो है इंटर रिलेटेड एक दूसरे से होता है। यहां तक सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि क्या प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल इन नेचर है, तो आपको बताना है कि यस, प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर, क्योंकि व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरीज आर लॉस्ट फॉरएवर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है, अच्छा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बातचीत हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करने वाले हैं। तो हम लोग प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स के देख लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है रोम और दूसरा होता है रैम। अब आप बोलेंगे रोम क्या होता है और रैम क्या होता है, ये आपकी क्वेश्चंस होंगे कि रोम क्या होता है और रैम क्या होता है। मैं यहां पर दो तीन लाइन को मैं यहां पर कलर कर रहा हूं। सबसे पहले जो देख रहा हूं कि ये जो है नन वोलाटाइल मेमोरी होता है, ये जो होता है नन वोलाटाइल मेमोरी होता है, और इसको परमानेंट मेमोरी या परमानेंट स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है इसके बारे में अभी तुरंत बता रहा हूं, बढ़िया से बता रहा हूं। ठीक है, ये प्राइमरी स्टोरेज के अंतर्गत दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रोम होता है, एक होता है रैम होता है। रोम और रैम को समझ में आ गया तो समझिए प्राइमरी स्टोरेज आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब बातचीत करते हैं दो वर्ड पे, हम पूरा का पूरा रोम को समझाने वाले हैं आपको। बस ये दो वर्ड्स हैं और इसी दो वर्ड्स के ऊपर पूरा रोम को आपको मैं कवर करवा दूंगा। पहला चीज, रोम जो होता है वो नन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब वो मेमोरी होता है कि जब भी आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया, लाइट चली गई, तो उसके बाद भी जो आपका डेटा था वो डेटा खत्म नहीं होती है, वो डेटा वैसे ही की वैसे ही रहती है। ठीक है, वो डेटा सेव ही रहती है, इसलिए इसको परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इट डज नॉट लूज इट्स कंटेंट्स व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। रोम कैन हैव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिटेन it to only one time. Once a ROM chip is programmed at the time of manufacturing, it cannot be reprogrammed or rewritten, so it has only read capability, not write. देखो होता क्या है, रोम के बारे में बताते हैं। जब आप मोबाइल लेते हो, ठीक है, जब आप मोबाइल लेते हो
तो मोबाइल में कुछ ना कुछ आपको इनबिल्ट करके देता है कि आप कुछ एप्लीकेशन है, ये सारी एप्लीकेशन इस तरीके से काम करेंगे, आपको आपके क्लॉक किस तरीके से काम करेंगे, आपके वॉचेस किस तरीके से काम करेंगे, स्टॉप वॉच किस तरीके से काम करेगा, 18 जीबी तक जो भी है पहले से इनबिल्ट एप्लीकेशंस आपको देंगे। ये सारा चीज किस पे डिपेंडेंट होता है, तो रीड एंड ओनली मेमोरी पे डिपेंडेंट होता है। यानी कि जब मोबाइल बन रहा होगा उसी समय कुछ डेटा को उसमें प्रोग्राम कर दिया जाता है और उस प्रोग्राम करने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बस आप उसको देख सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल्स आपको बताता हूं, वॉशिंग मशीन का आप लोगों ने प्रयोग किया होगा, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि जैसे ही मान के चलिए आपने उसमें सेट कर दिया कि मैं वॉशिंग मशीन को 20 मिनट चलाऊंगा और 20 मिनट के बाद ये अपने आप ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो मान के चलिए आपने 10 मिनट चलाया, 10 मिनट के बाद क्या हुआ, लाइट ऑफ हो गई। लाइट जब ऑफ हो गई तो लाइट कितने दिन बाद आई, मान के चलिए 3 दिन बाद आई। जब 3 दिन बाद आई तो वॉशिंग मशीन जो होगा वो फिर से उसी 10 मिनट के बाद से स्टार्ट होगा। ये किसके हेल्प से होता है, क्योंकि उसमें रोम पहले से फिक्स्ड होता है, इनबिल्ट होता है, रीड ओनली मेमोरी उसमें फिक्स्ड होता है, ताकि इस तरीके से जो हमारे जो काम है जो छूट गया है उस काम को ये कंप्लीट करता है। इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला गया है, बल्कि रैम को वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो वोलेटाइल भी होता है और नॉन वोलेटाइल भी होता है, ठीक है। अगर देखा जाए एक तरीके से देखा जाए इसके एग्जाम, मैं बोलता हूं कि प्राइमरी मेमोरी को अगर बढ़िया से पढ़ना है तो पूरा का पूरा रीड एंड ओनली मेमोरी और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दोनों को अगर आप पढ़ लोगे तो पूरा का पूरा आपको ये जो है प्राइमरी मेमोरी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है मैंने आपको बता दिया, वॉशिंग मशीन के एग्जांपल्स भी दे दिए। एक बार जो होता, अब बताइए कि मान के चलिए कि कंप्यूटर वॉशिंग मशीन में अगर कोई एक बार जो होता है प्रोग्राम फिक्स कर दिया जाता है तो क्या उस प्रोग्राम को दोबारा हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं चेंज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं रोम, ठीक है। वो सारा चीज होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि लाइट जाए या ना जाए उससे हमें मतलब नहीं है, हमारा वॉशिंग मशीन उसी तरीके से चलेगा, ये परमानेंट मेमोरी है। तो पहला चीज हमने ये बोला कि रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। अब मैं जो है इस पे थोड़ा सा फिर से मैं इस पे आऊंगा, प्राइमरी मेमोरी के ऊपर फिर से आऊंगा। इसके डेफिनेशन उतना एग्जैक्ट मैंने आपको बढ़िया से नहीं समझाया है, लेकिन जब ये दोनों चीज आपको समझ में आ जाएगा तो आप उसके एक डेफिनेशन एग्जैक्ट को क्लियर कर सकोगे। अब बात करते हैं रोम के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है प्रोग्रामेबल रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, इट इज ऑल्सो नॉन वोलेटाइल इन नेचर, ये भी नॉन वोलेटाइल नेचर होता है। Once a PROM had been programmed, its contents can never be changed. It is one-time programmable device. This type of memories are found in video games, consoles, mobile phones, implantable medical device, and high-definition multimedia interfaces. अब देखो, तुम क्या गए कहीं पर गए, दुकान पे गए, कोई मेला में गए, ठीक है। मान लो तुम छोटा बच्चा हो, मेला में गए, वहां पर तुमको दिख गया वीडियो गेम, तुमने वीडियोस गेम को लिया, ठीक है, वीडियोस गेम को खेला। तो वीडियोस गेम में आप तुम क्या देखते हो कि तुम्हारे पास कुछ गेम होते हैं, वो सारे गेम क्या होते हैं, इनबिल्ट पहले से भरे होते हैं। वो किसके हेल्प से होते हैं, तो वो रोम की हेल्प से होते हैं, यानी रीड ओनली मेमोरी की हेल्प से वो पहले से गेम सारा इसमें प्रोग्राम्ड किया हुआ होता है, जिसके हेल्प से तुम वहां पर वीडियोस गेम खेल सकते हो, ठीक है। तो इसके एक बार जो प्रोग्राम कर दिया जाता है वो प्रोग्राम को हम चेंज नहीं कर सकते। क्या वीडियोस गेम में जो गेम है, जिस तरीके से गेम चलता है, क्या उस गेम के उसके प्रोग्राम को आप चेंज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो जब इसको चेंज नहीं कर सकता है, एक बार ही सिर्फ बनता है, अब इट कंटेंट्स कैन नेवर बी चेंज, इट इज वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस, इसी को बोलते हैं प्रोम, जिसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। लेकिन समय बीतता गया, समय बिगड़ते गया, समय चलता गया, तो क्या हुआ कि अब मन नहीं लगता था कि एक ही चीज है और उसमें कुछ हमको चेंजेस करना है, तो हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। वीडियोस गेम का जैसा एग्जांपल था, तो एक और इसका नया वर्जन आया जिसको बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी सिमिलर प्रोम के जैसे ही होता है,
लेकिन इसके डेटा जो अंदर के कुछ डेटा है जो पहले से सेव है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और उसको हम लोग दोबारा लिख सकते हैं। और किसके हेल्प से, तो इसके लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट की जरूरत होती थी। सो इट इज नोन एज अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसलिए इसको अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता था। तो होता क्या था, मान लीजिए एक वीडियोस गेम है, इसमें आपका डेटा सेव है, सब चीज हो गया, इनबिल्ट है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। जब आपको चेंज करना है ईपीआरओ की मदद से तो आपको अल्ट्रा वायलेट रेज के पास ले जाइए, तब जाकर वो वहां से डिलीट होगा या फिर उसमें नए चीज को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो अब थर्ड आया, ये थोड़ा सा टफेस्ट काम था, बहुत मतलब इतना कौन मेहनत करेगा, टफ प्रोसेस था। उसके बाद आया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके हेल्प से चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट इज सिमिलर टू ईप्रोम बट इट कैन बी इरेज इलेक्ट्रिकली देन री रिटेन इलेक्ट्रिकली एंड बर्निंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल बाय एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिकल पल्स। इट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ रोम नाउ कॉमनली यूज्ड होल्डिंग बायोस। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो था, पहले क्या करता था, अल्ट्रा वायलेट रेज के हेल्प से इसको इरेज किया जाता था, लेकिन अब इलेक्ट्रिकली इसे इरेज कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकली बहुत आसानी से हमें ये अंदर ही अंदर काम हो जाता है। तो ठीक है, तो रैम के 3 पार्ट्स हो गए। पहला हो गया आपको प्रोम हो गया। ठीक है, पहला हो गया प्रोम जिसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, दूसरा होता है ई प्रोम और तीसरा होता है डबल ई प्रोम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला चीज क्या पढ़ा कि रोम जो होता है नन वोलाटाइल मेमोरी होता है। तो पहला यहां पर हमको याद रखना है कि नन वोलाटाइल होता है। ठीक है, ये नन वोलाटाइल भी होता है, ये नन वोलाटाइल भी होता है, और दूसरा जो रैम जो होता है वो वोलाटाइल भी होता है। तो हम लोग यहां पर दोनों चीज को समझ लिए कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो नन वोलाटाइल और वोलाटाइल दोनों होता है नेचर में। ठीक है, नन वोलाटाइल के एग्जांपल्स दे देना रोम का और वोलाटाइल के एग्जांपल दे देना रैम का। ठीक है, वोलाटाइल का मतलब मैंने समझा दिया कि बिजली गई तो आपका सारा डेटा सफाचट हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी एक ऐसा मेमोरी होती है जो नन वोलाटाइल और वोलाटाइल नेचर दोनों में होता है। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रैम, एक होता है रोम। रोम के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोम, एक होता है ईप्रोम, एक होता है डबल ईप्रोम। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रैम के ऊपर, जिसका दूसरा पार्ट है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको रीड मेमोरी और राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। दैट अलाउज सीपीयू रीड एज वेल एज write data and instruction into it. RAM is used for the primary temporary storage, input data, output data and intermediate result. देखो अब रैम क्या होता है, रैम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं जानकारी बताता हूं कि मान के चलिए कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि रैम होता क्या है। मान के चलिए आपके पास एक घर में एक लाइब्रेरी है, आप किसी रूम में अपनी लाइब्रेरी बनाए हुए हैं और काम आप कर रहे हैं अपने बेडरूम में, अपने टेबल पर काम कर रहे हैं। आपको चाहिए बुक की जरूरत, आपने क्या बार बार आप पूरे लाइब्रेरी को उठा करके लेकर आ तो नहीं सकते हैं। आपको जो जो बुक की जरूरत होगी वो बुक आप क्या करेंगे, अपने टेबल पर रखेंगे। ठीक है, तो टेबल पर रख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपके वहां से जो भी काम हो रहे हैं, जो भी बुक्स ला रहे हैं, आप उस बुक्स को एक ही बार में कई बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक ही बुक्स को एक ही टेबल पर कई बार पढ़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जितना ज्यादा रैम होगा उतना ज्यादा आप काम जो है एक साथ काफी ज्यादा काम कर सकते हैं और एक ही बार में काफी चीजों को खोल सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं और काम भी स्मूथली करता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके मन में यह होगा कि जब रोम तो था ही तो रैम की जरूरत क्यों पड़ी। देखो सीपीयू का जो स्पीड होता है वो काफी ज्यादा होता है, सीपीयू का जो स्पीड होता है वो काफी ज्यादा होता है और सीपीयू के स्पीड से रोम के स्पीड मिसमैच कर रहे थे। तो सीपीयू का स्पीड इतना ज्यादा और रोम का स्पीड इतना कम, तो दोनों मिसमैच कर रहे थे, इसलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी को लेकर आ गया जो कि जस्ट लाइक अ सेम स्पीड पर दोनों काम करते हैं, रैम और सीपीयू हो गया। ठीक है, तो रैम क्या होता है कि कंप्यूटर में कोई भी चीज एक बार में आप कैलकुलेटर खोल दिए, वर्ड खोल दिए, सीपीयू खोल दिए, कोई भी चीज खोल दिए, वो सारा चीज जो उस समय जो खुलता है वो रैम की हेल्प से करता है। रैम एक जो होता है वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब कि एक बार जब लाइट ऑफ हो गया तो आपका रैम वहीं पर वो समाप्त हो जाएगा, आपका डेटा वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, रैम का स्पीड बहुत ज्यादा होता है और रैम क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है,
सॉरी वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि बिजली गई तो काम खत्म। तो रैम क्या है, रैम वोलेटाइल मेमोरी है, लेकिन रोम जो है नन वोलेटाइल मेमोरी है। दोनों चीज को याद रखिएगा। रैम जो होता है, देखो रैम और रोम को, जो रैम है ना, रैम में ए देखो, ए उल्टा है, ए को अगर इस तरह से कर दिया जाए तो भी बन जाएगा, ठीक है, भी बन जाएगा। तो रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है और रोम जो है नन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। यहां तक आपको सारा चीज क्लियर होगा। यानी कि कंप्यूटर में परमानेंट, मतलब कंप्यूटर में एट प्रेजेंट मेमोरी के रूप में अगर कोई मेमोरी का सीपीयू यूज करता है तो उसको रैम बोला जाता है। जितना ज्यादा रैम होगा उतना ज्यादा हमारा कंप्यूटर जो स्मूथ काम करेगा, उतना ज्यादा एक बार में काफी हम फाइल्स को एक बार में खोल के देख सकते हैं। ये सारी चीज डिपेंडेंट होते हैं रैम के ऊपर, ठीक है। रैम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायनेमिक रैम, एक होता है स्टैटिक रैम। क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं रैम के, दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायनेमिक रैम, एक होता है स्टैटिक रैम। अब क्या होता है डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम क्या होता है और स्टैटिक रैम क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं। देखो डायनेमिक रैम वो रैम होता है जिसमें कोई ना कोई परिवर्तन कर सकते हैं, कोई ना कोई चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। डायनेमिक रैम वो रैम होता है जिसमें कोई ना कोई परिवर्तन कर सकते हैं, कोई ना कोई चेंजेस करता है, और ये जो है पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है। ये समय समय पर रिफ्रेशमेंट की इसकी जरूरत होती है, और इसके कारण से पीरियोडिकली रिफ्रेशमेंट के कारण इसके जो स्पीड भी होता है वो स्पीड भी काफी कम हो जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा, अरे माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, यहां पर नॉट बी रिफ्रेश लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट बी रिफ्रेश्ड। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं डायनेमिक रैम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डायनेमिक रैम जो होता है वो हमें पीरियोडिकली रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। देखो यहां पर लिखा हुआ है रिफ्रेश्ड, ठीक है, कंटिन्यूअसली रिफ्रेश किसकी जरूरत होती है। इस कंटिन्यूअसली रिफ्रेशमेंट होने के कारण ये जो होता है क्या होता है, इसके जो स्पीड होता है कम हो जाती है, ठीक है। इसके स्पीड क्या हो जाते हैं, इसके स्पीड हो जाती है कम, और ये जो होता है एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, एक्सपेंसिव भी ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो डायनेमिक रैम वो रैम होता है जिसमें परिवर्तन हम कर सकते हैं, ये चेंजेबल है, ठीक है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए। चलिए, और स्टैटिक रैम के बारे में अगर बात किया जाए तो स्टैटिक रैम में कोई रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती है। स्टैटिक रैम में कोई रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं है, पीरियोडिकली रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं है। ये जो होता है, ये जो होता है इसकी जो स्पीड होती है स्टैटिक रैम का, वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। इसका स्पीड भी काफी ज्यादा होती है और एक्सपेंसिव भी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का रिफ्रेशमेंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो static RAM, it retains the data as long as the power is provided to the memory chip. SRM need not be refreshed periodically. It uses multiple transistor for each memory cell. It does not use capacitor. ठीक है, तो ये जो होता है ट्रांजिस्टर का लोग प्रयोग करते हैं। SRAM में किसका प्रयोग होता है, तो SRAM में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। और वहीं अगर DRAM की बात किया जाए तो DRAM में कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बेसिकली तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यहां पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। DRAM में कैपेसिटर का प्रयोग होता है और SRAM में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। DRAM is slower, less expensive and occupies less space on the computer's motherboard. इसलिए ये महंगा भी है, क्योंकि ये यहां पढ़ाना है। SRAM is more expensive, ये महंगा ज्यादा है, और ये DRAM से फास्टर भी है, ठीक है। तो DRAM और SRAM का क्या क्या आप चेंजेस देख सकते हैं। पहला चीज, अब दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। SRAM में कैपेसिटर का प्रयोग किया गया है, DRAM में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। SRAM को जो है पीरियोडिकली रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, DRAM को पीरियोडिकली रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है। ये जो है DRAM जो है लेस एक्सपेंसिव है, SRAM जो है एक्सपेंसिव है, ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये तीन चीज मैंने आपको इससे एग्जांपल्स बता दिया। DRAM का जो स्पीड होता है वो कम होता है, बल्कि SRAM का जो स्पीड होता है वो काफी ज्यादा होता है, अगर DRAM के कंपैरिजन किया जाए तो।
ठीक, तो यही है डी रैम जो होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं और एस रैम में है उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस नहीं कर सकते, ये चेंजेबल नहीं होता है। एस रैम जो होता है वो चेंजेबल नहीं होता है, बल्कि डी रैम जो होता है वो चेंजेबल होता है। तो यही बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। आपको बेसिक कंप्यूटर्स पढ़ा, आपको समझ में जरूर आ गया होगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा समझ में नहीं भी आया है तो रैम के दो पार्ट याद रखना है, एक होता है डी रैम, एक होता है एस रैम। दोनों का फुल फॉर्म याद कर लेना। और तीसरा चीज, दोनों के बीच में क्या क्या डेफिनेशन है। इसमें कैपेसिटर का प्रयोग होता है, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। इसका स्पीड कम होती है, इसका स्पीड ज्यादा होती है। वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये कम एक्सपेंसिव है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद पढ़ लेना कि और क्या इसमें कुछ नया चीज है। ये चेंजेबल है, वो नॉन चेंजेबल है। डी रैम जो है वो चेंजेबल है। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि डी रैम जो होता है उसको चेंज किया जा सकता है, इसको चेंजेबल बोलेंगे। ठीक है, चेंजेबल। और एस रैम जो होता है वो नॉन चेंजेबल है। तो यही बेसिकली एस रैम और रैम के बारे में पूरा आपको जानकारी मैंने दे दिया। ठीक है, तो यहां तक हमने मेमोरी यूनिट्स के बारे में सारा चीज जानकारी दे दिया। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, रैम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, और रोम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सारा चीज जानकारी आपको दे दिया। सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा बेसिकली। ठीक है, अगर बेसिक बिल्कुल बेसिक्स की बात किया जाए तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे, रैम के कौन कौन से पार्ट हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में जब पूछेगा तो डी रैम का फुल फॉर्म पूछेगा और एस रैम का फुल फॉर्म पूछेगा। डी रैम और एस रैम का यूजेस आपसे नहीं पूछने वाला है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। उसके बाद ये बेसिक कंप्यूटर्स की बात कर रहा है। डी रैम और एस रैम का डिफरेंस पढ़ लेना है। उसके बाद रोम के बारे में पढ़ना है, तो रोम के क्या होते हैं, रोम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। प्रोम होता है, ई प्रोम होता है, डबल ई प्रोम होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने देखा दो चीज, क्या क्या देखा कि रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है। रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, और रैम जो होता है वोलेटाइल इन नेचर होता है। ठीक है, रैम क्या होता है, वोलेटाइल इन नेचर होता है। तो दोनों चीज को आपको समझ लेना होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी मेमोरी के ऊपर मैंने अब फिर से डिफरेंशियल में यानी कि बातचीत की थी। तो प्राइमरी मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल में आपको रोम हो गया और वोलेटाइल में आपको रैम हो गया। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ये सारी चीज जानकारी दो गया। और यहाँ पर वोलेटाइल का डिफरेंस दिया है। तो प्राइमरी मेमोरी का डेफिनेशन समझने के लिए रैम और रोम को समझना काफी ज्यादा जरूरत है। और इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा तो आपके एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। अगले इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे एक नया जो टॉपिक होगा, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स के एक नया टॉपिक भी है और एक नया चैप्टर्स भी है। तो स्टोरेज डिवाइस, जिसको सेकेंडरी मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाने जाते हैं, स्टोरेज डिवाइस को खत्म करेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको दो चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक हो जाएगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एक स्टोरेज डिवाइस। यहाँ से दो चैप्टर्स इस सीरीज से, इस वीडियो के 2-3 सीरीज जो बचे हुए हैं उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस में अभी तक हम लोगों ने इनपुट आउटपुट डिवाइड पढ़ा दिया है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा दिया है, उसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चल रहा है। ठीक है, तो एक बार सिलेबस को देख लेना है और क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। जहां पर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, कोई क्वेरी आता है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर्स पढ़िए, बहुत ज़्यादा टफ लेवल, बहुत ज़्यादा उतना भी इजी लेवल्स का नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा टफ लेवल्स का नहीं पढ़ना है, मॉडरेट लेवल्स का पढ़िए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।